ट्रायल में कोई समस्या है? ट्रायल क्लियर? क्या? हाँ, जो समरी ट्रायल के लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं वो दोनों आ जाएंगे उसमें। अब एक चीज इसके बीच में आएगी। कॉग्निजेंस लिया, फाइल कमिट करी, फाइल कमिटेड टू द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए। चार्ज फ्रेमिंग का मतलब ट्रायल इज स्टार्टेड। ट्रायल कब स्टार्ट होगा? चार्ज फ्रेमिंग से। चार्ज फ्रेमिंग उसने की, चार्ज फ्रेमिंग, चार्ज प्रूफिंग, फिर डिनायल, आर्गुमेंट और जजमेंट। अब इस बीच में कुछ कहानी हो जाए, इस बीच में क्या क्या हो सकता है? पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर ले। पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर ले उसको क्या कहेंगे? दैट इज एन कंपाउंडिंग समन, जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग। यानी कि पार्टी बैठकर तय कर लें कि हम मुकदमा नहीं चलाना चाहते। तो सेक्शन 359 में कंपाउंडिंग जनरल रूल्स में उसने दिया है, 359 में बीएनएसएस के। हाँ देखो, 389 से 300 तक चैप्टर 23। क्या बेटा, हम कंपाउंडिंग बता रहे हैं। कंपाउंडिंग, प्ली बार्गेनिंग अलग अलग चीजें, हम कंपाउंडिंग बता रहे हैं। तो एक स्टेज आएगी कंपाउंडिंग की, यानी कि समन की। समन का मतलब है दोनों पार्टी बैठकर मुकदमा वापस ले लें। और दूसरा आएगा कि नहीं, पार्टी गिल्टी करती है, कहती है कि हमने गलत किया है लेकिन हम इनको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्ली ऑफ बार्गेनिंग, यानी कि उसके साथ बार्गेन करके रिक्वेस्ट करना कोर्ट को कि हमारे मुकदमे को कम कर ले। और तीसरा आता है इसमें विड्रॉवल ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ही विड्रॉ कर लिया, यानी कि सरकार उसमें पार्टी थी, सरकार ये कह रही है कि हम मुकदमा नहीं चलाना चाहते, हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो विड्रॉवल का सीधा नियम है, विद द गवर्नमेंट कैन विड्रॉ विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट ओनली। सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो सीधा केस विड्रॉ कर ले, क्योंकि ये एक्ट अगेंस्ट स्टेट है। और राज्य के खिलाफ जहां अपराध होता है वहां सरकार राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार राज्य नहीं है। नहीं समझ आई बात? सरकार राज्य को प्रतिनिधित्व करती है, सरकार राज्य नहीं है। राज्य का मतलब तो कोर्ट भी राज्य है। राज्य का मतलब पूरे देश के जो लोग हैं, जो राज्य का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ मुकदमा है। स्टेट को हम पार्टी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो स्टेट के जो कॉन्सेप्चुअल स्टेट का फंडामेंटल है कि ये करोगे ये नहीं करोगे, ये कर सकते ये नहीं कर सकते, तो तुम कर रहे हो इसलिए वो स्टेट है, क्योंकि उसको तोड़ा है, नियम तोड़ा है। राज्य को मतलब सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते उसको। सरकार उसमें इसलिए आती है क्योंकि सरकार राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो सरकार अगर राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, वो रिप्रेजेंट करती है, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हम टोटली इसको विड्रॉ कर रहे हैं। फिर क्या है, उसमें कोर्ट शामिल है। कोर्ट में सरकार को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और कोर्ट उसमें ये देखेगा देयर इज द पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, कोर्ट कन्विंस हो जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट है, तो ही केस को विड्रॉ करने की अनुमति देंगे। नहीं तो इसका एक और ऑल्टरनेट अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट है जिनमें उन्होंने कहा अगर जो विक्टिम है, विक्टिम का परिवार कंटिन्यू करना चाहता है, दे कैन मेक ऑल्सो एप्लीकेशन, वो भी मुकदमा लड़ सकते हैं। तो अब केवल राज्य नहीं, राज्य ने विड्रॉ कर लिया, विक्टिम कहता केस चलाना चाहते हैं, तो केस अभी कोर्ट डिसाइड करेगा कि केस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि विक्टिम भी तय कर सकता है। विक्टिम कह सकता है हम तो मारे गए, आप विड्रॉ कर रहे हो। तो फिर मोस्टली जो पॉलिटिकल टाइप के केसेस रहते हैं उनमें तो राज्य कर सकता है,
मतलब राज्य सरकार कर सकती है, बाकी मामलों में कोर्ट बहुत बारीकी से देखता है। तो प्रोसिक्यूशन विड्रॉवल, तो केस हीनियस नहीं होना चाहिए, सामान्य नेचर के होने चाहिए, पॉलिटिकल होने चाहिए, तो वो फिर विड्रॉ की एप्लीकेशन डालता है, तो फिर वो विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर सब्सिक्वेंटली फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और निकल आया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन राज्य ने किया था, किसी दूसरे केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो इस केस का भी उसको तथ्य मिल गया, तो राज्य को लगता है कि नहीं ये केस यहां खत्म करके वो नया केस फाइल होना चाहिए, तो फिर विड्रॉ कर सकता है। फिर कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोर्ट सेटिस्फाइड तो केस विड्रॉ कर देगा। एक बात, यानी कि ट्रायल अभी पूरा नहीं हो पाया। एक चीज और ध्यान रखिए, जजमेंट के बाद ना कंपाउंड होगा, ना बार्गेन होगा, ना विड्रॉवल होगा। ये सारी प्रक्रिया जजमेंट से पहले की है, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग से शुरू होती है और होता है। अब कंपाउंडिंग 359 में उसने दे रखा है, जो 320 में हुआ करता था पहले सीआरपीसी में। कंपाउंडिंग की चार्ट दे रखा है, कंपाउंडिंग का कोई फॉर्मूला नहीं, याद रखिएगा, कंपाउंडिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग हैविंग टू टेबल्स, कंपाउंडिंग में दो चार्ट हैं, दो टेबल हैं, उन टेबल में उसने बताया है व्हाट टाइप ऑफ मैटर्स आर कंपाउंडेबल, व्हाट आर नॉट कंपाउंडेबल। सिंपल भाषा में अगर कहें तो 359 में जो टेबल दे रखी है वो टेबल तय करेगी कि ये कंपाउंडेबल है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि कंपाउंडेबल के मामले में दो टेबलें बताती हैं विच मैटर कैन बी कंपाउंडेबल आउटसाइड ऑफ कोर्ट एंड विच कैन बी कंपाउंडेबल विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, ये टेबल बताएगी। तो टेबल अपने को देखने पड़ती है कि कौन से मामले कंपाउंडेबल हैं, कौन से नहीं हैं, और कौन से मामले कोर्ट के बाहर कंपाउंड, यानी कि उनका शमन हो सकता है, उस पर सलाह हो सकती है, सलाह से विड्रॉ कर सकता है, और कौन से मामले ऐसे हैं जो बाहर नहीं हो सकते, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, और कोर्ट के सामने दोनों अपनी बात कहें और कोर्ट को संज्ञान में लें, कॉन्फिडेंस में लें, तो फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर करेगा कि ये हो सकता है। ये कौन बताएगा? ओनली बाई द टेबल। जैसे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन बताता है? इसकी फर्स्ट अनुसूची, पहली अनुसूची बताएगी कि ये कॉग्निजेबल है, कोई फॉर्मूला नहीं है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का। बेलेबल नॉन बेलेबल का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है कि टेबल बताएगी। यानी कि सरकार ने पहले से, राज्य ने पहले से तय कर रखा ये मामले बेलेबल हैं, ये नहीं बेलेबल है, ये कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है। फॉर्मूला समरी ट्रायल का तो है कि भाई 3 साल से ऊपर का, 3 साल से नीचे का, उधर उनका नहीं है कोई फार्मूला बेलेबल नॉन बेलेबल का। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी सजा 5 साल से ऊपर है लेकिन बेलेबल है, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी सजा 3 साल से भी कम है लेकिन नॉन बेलेबल है। ऐसे ही कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है, तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कि 3 साल से ऊपर हैं लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है, 3 साल से कम है लेकिन कॉग्निजेबल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेबल बताती है। वैसे ही यहां पर कंपाउंडिंग नॉन कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, कंपाउंडिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, ये टेबल बताइए। किसकी टेबल? 359 की, पुराने वाले 320 के सेम दिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं प्ली ऑफ बार्गेनिंग पर, कि अभी प्ली ऑफ बार्गेनिंग जजमेंट से पहले की बात है। प्ली ऑफ बार्गेनिंग में सेक्शन 393 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे पर्पस का है। 393 में ए बी सी और डी, खासतौर से बी सी और डी, 393 का बी सी और डी, ये 3 पोर्शन है जिसमें उसने बताया है कि अगर प्ली ऑफ बार्गेन को स्वीकार कर लेता तो सजा देगा कितनी। अब सजाएं हमारे यहां दो तरह से दी होती हैं, और इसको 393 रेड विथ 401 ऐसे करना चाहिए, इसको 401 के साथ पढ़ना चाहिए। 401
हम्म, अरे भैया आप बीएनएसएस पढ़ रहे हो, बीएनएस पढ़ रहे हो? हाँ तो बीएनएसएस का 393 देखो ना, सॉरी 293, 293, 293, 293। 293 का बी, सी और डी रेड विथ 401। 293 रेड विथ 401। 401 को एक्सपेंड करना चाहे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के साथ पढ़ना चाहिए, तो 401 और प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, या फिर साथ में ये भी कह लो कि 359 भी साथ में ही पढ़ लो। तो 293, 359, 401 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, इनको एक साथ पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ज्यादा क्लेरिफिकेशन आएगा। इसमें हमारे यहां सजा जो बीएनएस में दे रखी हैं वो दो तरह की सजाएं हैं। एक में मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड करता है और मैक्सिमम मैक्सिमम तक ले जाता है, और एक में अप टू ले जाता है, मिनिमम लिखता ही नहीं है। नहीं समझ आई बात? एक में कहता है नॉट लेस देन 4 years अप टू डेथ, और एक में लिखता है अप टू कैपिटल पनिशमेंट। तो जीरो भी हो सकता है, जिसमें उसने मिनिमम प्रिस्क्राइब नहीं की है उसका तो जीरो भी हो सकता है और उसका मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन कुछ में उसने मिनिमम प्रिस्क्राइब करी और पूरी सजा बताई है। तो दो अलग अलग तरह की सजाएं, इसलिए यहां पर 293 का बी, सी और डी अलग अलग पोर्शन। बी ये कह रहा है कि अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत आता है, यानी कि वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में आ सकता है या फिर सेक्शन 401 अप्लाई हो सकता है, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत उसको छोड़ देंगे। कब? जब 401 अप्लाई हो रहा होगा तभी। अगर वो एप्लीकेशन ना करता तो भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत छोड़ा जा सकता था। 401 आता है, 401 का मतलब इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में, मेन एक्ट में। तो वो कह रहा है कि अगर छोड़ा जा सकता है प्ली के बाद तो फिर छोड़ देगा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर भर्त्सना करके या फिर उसको आगाह करके छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि उस एक्ट में ऑलरेडी कवर है वो। दूसरा वो कहता है अगर मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड किया गया है तो कहता है मिनिमम का 50% सजा देगा, बार्गेन होने के बाद मिनिमम का 50%, ये उसने दिया सी में, मिनिमम का 50% सजा देगा। और अगर पहली बार ऑफेंस किया है किसी ने तो 1/4 भी कर सकता है। मिनिमम का 50%, और अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और कोर्ट को लगता है कि नहीं इस मामले में, तो फिर वो 1/4 भी कर सकता है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है उसमें जिसमें मैक्सिमम सजा तो दी है लेकिन मिनिमम का राइडर नहीं है, देर इज नो मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन, तब क्या करेगा? तब वो कहता है कि ना वो बी में है ना वो सी में है। अभी उसने कुछ और नहीं कहा, उसने कहा नाइदर इट कवर्स बाय बी नॉर कवर्ड बाय सी। 293 का बी और सी कवर नहीं करता है, तो वो सारे मामले जिसमें सजा दी हुई है लेकिन बाकी डिस्क्रिप्शन नहीं है जैसे बी और सी में है, तब ऐसी परिस्थिति में वो 1/4 सजा देगा। और अगर अगर उसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर तो 1/6 सजा देगा। फर्स्ट टाइम पर 1/6 और बाकी जनरल प्रिस्क्रिप्शन में 1/4। ये
प्ली ऑफ बार्गेनिंग। अब प्ली ऑफ बार्गेनिंग को समझते हैं और कंपाउंडिंग को भी समझते हैं। कंपाउंडिंग में जो कंप्लेनेंट है या जो विक्टिम है वो एप्लीकेशन करता है कि साहब हम अपना केस वापस ले रहे हैं। कंपाउंडिंग में कौन करता है? एप्लीकेंट या इंफॉर्मेंट और विक्टिम। ठीक है, तो विक्टिम या इंफॉर्मेंट वो कहता है कि हम अपना केस वापस ले रहे हैं, हम वापस लेना चाहते हैं। प्ली ऑफ बार्गेनिंग में एक्यूज्ड एप्लीकेशन करता है। एक्यूज्ड कह रहा है मैं स्वीकार करता हूं मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर दो। ये एप्लीकेशन करेगा। वो एप्लीकेशन अगर कोर्ट को लगता है कि ये हीनियस क्राइम नहीं है तो प्ली ऑफ बार्गेनिंग में उसने 7 इयर्स का राइडर लगाया है। 7 साल से ऊपर की सजा वाले मामले या हीनियस क्राइम या नॉट सोशियो इकोनॉमिक, ऐसे मामलों में या सोशियो इकोनॉमिकली इफेक्ट डालते हैं, ऐसे मामले ही किए जा सकते हैं। 7 साल तक वाले किए जा सकते हैं, या फिर जो समाज पर बहुत असर न डाल रहे हों, महिलाओं बच्चों के खिलाफ ना हो, समाज में गलत मैसेज ना भेज रहे हों, ऐसे मामले ही प्ली ऑफ बार्गेनिंग में कंसीडर किए जा सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया द एक्यूज्ड विल मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल सी कि 7 साल से ऊपर की सजा वाला तो नहीं है, सोशो इकोनॉमिक तो नहीं है, यानी कि समाज पर प्रभाव तो नहीं डाल रहा है, गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है, महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध तो नहीं है कहीं, तब वो उसको कंसीडर करेगा। तो सबसे पहले वो कंसीडर करेगा कि वाकई में ये मामला प्ली ऑफ बार्गेनिंग में आता है कि नहीं आता है। इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट कवर्स इन द प्ली ऑफ बार्गेनिंग, then will issue the summon to the notice to the victim। तो विक्टिम को फिर वो नोटिस करेगा कि भाई ये एप्लीकेशन आई है, इसको समझो। अगर वो एप्लीकेशन इन धाराओं के तहत 289 से 300 में आती ही नहीं है तो बात ही खत्म होगी, वो तो डिसमिस हो जाएगी। उसको क्यों, उसको विरोधी पार्टी को क्यों बुलाना। लेकिन अगर उसको लगता है कि ये प्ली ऑफ बार्गेनिंग में आता है तो फिर नोटिस सामने वाले को करेगा। नाउ द अनदर पार्टी में डिनाई और में नेगोशिएट। वो सीधा कह सकता है कि नहीं नहीं हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें इनसे बार्गेनिंग, इनको जेल भेजो साहब। तो फिर ट्रायल चलाएगा पूरा। और अगर सामने वाली पार्टी टेबल पर आ जाती है तो जज बैठेगा, दोनों पार्टियां बैठेंगी, उनके एडवोकेट्स बैठेंगे और अब बार्गेन होगा। कितने में बार्गेन होता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। 2 रुपए से लेकर और 200 करोड़ तक जहां भी हो जाए, वो सामने वाली पार्टी के ऊपर है कि वो उसको स्वीकार करती है कि नहीं करती है। अगर वो उसको स्वीकार कर लेती है किसी स्टेज पर, दोनों की बात हो जाती है, देन प्ली ऑफ बार्गेनिंग पर सेंटेंस करेगा। और रिड्यूस कितना करेगा हमने आपको बताया, रिड्यूस 293 में उसने दे रखा, कितना कम करेगा, छोड़ेगा नहीं। कंपाउंडिंग में छोड़ रहा था, कंपाउंडिंग में डिस्चार्ज कर रहा था, यहां ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वहां एक्वेटल हो गया, यहां रिड्यूस ऑफ सेंटेंस हो गया, सेंटेंस को कम करेगा, वहां छोड़ देगा। ठीक है, इसका हाँ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत आता है, तो धमकी देकर छोड़ देगा। मतलब धमकी देकर छोड़ने का मतलब केस खत्म नहीं हुआ, धमकी दी तो लिस्टेड है, अब की बार आओगे तो फिर फंसोगे। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो भर्सना करके छोड़ रहा है, आपको डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, एक्वेटल नहीं कर रहा है, छोड़ रहा। अगर गलती करी तो दोबारा भी कर देगा। कंपाउंडिंग में केस खत्म हो जाता है।
समन में केस खत्म हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें केस तो खत्म हो जाता है लेकिन कन्विक्शन होता है। एक और खास बात है, प्ली ऑफ बार्गेनिंग इज नॉन अपीलेबल। डिसीजन ऑफ द प्ली ऑफ बार्गेनिंग इज नॉन अपीलेबल। प्ली ऑफ बार्गेनिंग के बाद डिसीजन जो ले लिया उसने, अब ये अपीलेबल नहीं है, क्योंकि कंसेंट से हुआ ना, और आपने कन्फेशन कर लिया। नहीं समझ आई? प्ली ऑफ बार्गेनिंग में तो आपने पहले ये स्वीकार किया था मेरे से अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। तो जब आपने कन्फेस कर लिया कि अपराध में से हुआ, कोर्ट के सामने कन्फेस कर लिया, और उसके बाद कोर्ट ने सजा कम करी है, तो इसका मतलब आप दोषी तो हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा, केस लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अपील नहीं हो सकती। ठीक है ना? अब कंपाउंडिंग की अपील हो सकती क्या? कंपाउंडिंग वाले मामले में जो आउटसाइड ऑफ कोर्ट था, उसमें वो कह सकता है कि साहब इन्होंने हड़काया था, धमकाया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, तो फिर उस हिसाब से चलेगा। ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा। रेड विद आर्टिकल 21, ये जो मामले चल रहे हैं ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, और आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इनके साथ पढ़ना है। क्या है? सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्ली ऑफ बार्गेनिंग में मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप ये बयान दो तो हम करेंगे। कर अब फिर उसका राइट है। अब जो उसने जो लिखा है, जिन पे हो रहा है, उसने स्वीकार कर लिया, और दोनों पार्टी बात कर रहे हो। फेयर ट्रायल होना चाहिए, ये ध्यान रखें। फेयर ट्रायल होना चाहिए कि मतलब ये हो गया कि इन केस ऑफ प्ली ऑफ बार्गेनिंग ऑल्सो, वो अगर स्वीकार कर रहा है तो भी कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा। अन्याय से मतलब कि वो 5 साल की सजा थी, उसने कहा 1.5 साल तो काट ही चुके हैं, एक काम करते हैं प्ली ऑफ बार्गेन कर लें तो छूट जाएंगे। कहाँ मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ेंगे हम तो, क्योंकि प्ली ऑफ बार्गेनिंग में जो वो जेल के अंदर समय काट आया है वो माइनस करना पड़ता है। 1/4 में भी जो जेल में काट चुका वो माइनस करके ही बाकी बचा हुआ देगा। 10 साल की सजा, 6 साल की सजा थी, 1/4 दी, 1.5 साल हो गया, 6 महीने काट चुका है, तो अब 1 साल ही आगे चलेगा। ठीक है ना? तो अब मालूम पड़ा 1.5 साल ऑलरेडी हो गया, केस तो अभी ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ, 6 साल की सजा थी। तो उसको उनके वकील ने सलाह दी कि एक काम करो, तुम एप्लीकेशन कर दो प्ली ऑफ बार्गेन की, 1.5 साल काट ही चुको, कहां चक्कर में पड़े हो, स्वीकार कर लो, काम खत्म करो। तो ट्रायल खत्म करने के लिए दोनों ने बात करी और कहा चलो ठीक है, ट्रायल खत्म कर लेते हैं। अब ध्यान देना की बात यह है कि फाइल कह रही है कि इसने अपराध नहीं किया, और वो कह रहा है कि मैंने किया है, मुझे छोड़ दो। तो आर्टिकल 21 यहां पर लागू होता है, आर्टिकल 22 यहां पर लागू होगा, यानी कि ट्रायल फ्री फेयर चलना चाहिए। फेयर ट्रायल चलना चाहिए। किसी के दबाव में, सेटल करने के चक्कर में, केस छोड़ने के चक्कर में अगर वो स्वीकार करता है और कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत है, क्योंकि फाइल अब तक की बोल रही है, तो कोर्ट को फ्री ट्रायल करना, प्ली ऑफ बार्गेन ना करके सेटलमेंट करेगा सीधा। ठीक है ना? तो ये जो भी चलेगा, चाहे कंपाउंडिंग की बात करें हम, चाहे प्ली ऑफ बार्गेन की बात करें, चाहे विड्रॉवल ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करें, इन सभी मामलों में फेयर ट्रायल होना चाहिए। हमें किसी के साथ वो लोभ लालच बस या कुछ जो आया है सिस्टम, उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि अन्याय हो जाए हमसे, क्योंकि न्याय करना हमारा काम है।
तो सेंटेंस से पहले अब सवाल ये पैदा, स्टेजेस क्या होंगी, किस स्टेज पर क्या कर सकता है। कंपाउंडिंग इज एप्लीकेबल एट एनी स्टेज। कॉग्निजेंस स्टेज पर भी हो सकता है, कमिटल स्टेज पर भी हो सकता है, चार्ज फ्रेमिंग स्टेज पर भी, जजमेंट से पहले किसी भी स्टेज पर कंपाउंड हो जाएगा। पहले भी कंपाउंडिंग पहले भी हो जाएगी। हाँ, पुलिस वाले ऐसे कर लो कि कंपाउंडिंग पहले हो जाएगी। कंपाउंडिंग का अगर मामला बनता है तो कंपाउंडिंग दोनों की सलाह से हो सकती है। पुलिस वाले सिर्फ वही करवा सकते हैं जो आउटसाइड ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता था एज पर टेबल 359। 359 की टेबल में वो सेटल कर सकता था आउटसाइड ऑफ कोर्ट, वो पुलिस करवा देगी। जो कोर्ट में ही होना चाहिए उसको कोई नहीं करवा पाएगा। ठीक है ना। लेकिन प्ली ऑफ बार्गेनिंग में चार्जशीट फाइल होने के बाद ही प्ली ऑफ बार्गेन होगा, बट ट्रायल से पहले, ट्रायल कंक्लूजन से पहले, मतलब जजमेंट से पहले। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब जजमेंट हो गया हमारा, सारे जजमेंट हो गए। अब तीन चीजें इसमें बचती हैं। एक बचती है बेल। अभी बेल भी तो मांगेगा। ट्रायल तो हो गया, अब बेल, हालांकि वो पहले पढ़ा देना चाहिए, बेल पहले पढ़ाई जाती है, बाद में ट्रायल पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें चूंकि जिस तरह से इन्होंने दिया है नई वाली में, तो अब हम बेल, क्योंकि बेल तो अरेस्ट करते ही मांग लेगा। बेल के लिए तो ट्रायल स्टेज पे जाना ही नहीं है। बेल तो जैसे पुलिस ने पकड़ा, उसने सबमिट किया, उसके पास तुरंत बेल मांग लेगा, तुरंत बेल मांग लेगा। तो बेल वहां से शुरू होगी, कुछ तो अरेस्ट करने से पहले अग्रिम जमानत मांग लेगा। तो अग्रिम जमानत जहां पर मांग लेगा वहां, तो फिर तो अभी तो चार्जशीट भी सब फाइल नहीं हुई। जहां चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई वहां बेल मांग रहा है, तो फिर वो अग्रिम जमानत मांगेगा। अग्रिम जमानत के बाद फिर वो अरेस्ट पर जमानत मांगेगा, फिर वो कोर्ट में कमिट करने की जमानत मांगेगा, फिर चार्ज शीट के स्टेज पर जमानत मांगेगा, फिर वो चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर जमानत मांगेगा, फिर गवाहियां होने के बाद की मांगेगा, फिर जजमेंट से पहले मांगेगा, और फिर जजमेंट के बाद मांगेगा। तो ये बेलें जो हैं कई प्रकार की हैं, जो अरेस्ट होने से पहले से लेकर, यानी कि संभावनाओं से लेकर और जजमेंट के बाद तक मांगेगा। तो बेलें सभी स्टेज, जितनी स्टेज अभी तक हमने पढ़ी हैं, जजमेंट के बाद तो हकीकत यह है कि डिग्री पास करेगा, सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस के बाद अपील में जाएगा और वहीं बेल मांगेगा, और कुछ में अपील से पहले बेल मांग लेगा। 3 साल तक की सजा के मामले हैं तो जजमेंट जिसने किया उसी से बेल मांग लेगा, कहेगा हमें बेल दे दो हम। क्योंकि जजमेंट का मतलब क्या है, जजमेंट विद सेंटेंस का मतलब अभी गिरफ्तार करेगा, तत्काल गिरफ्तार करके बंद कर देगा नहीं। क्यों, अब गिरफ्तार कर दे, अब अपील कैसे करेगा, तो वहीं पर बेल मांग लेगा, कहेगा साहब हमें बेल दे दो, 3 साल से कम वाला है, हम अपील में जाएंगे। वो बेल दे देगा और उसको टाइम दे देगा, कहे 1 महीने तक तुम्हारे पास टाइम है, अपील में चले जाओ। वो अपील में चला जाएगा, वहां से स्टे करवा लाएगा, तो फिर ये उसको कर देगा। अगर स्टे नहीं करेगा तो फिर गिरफ्तार करवा देगा। बेल वो अपील फाइल नहीं करेगा तो गिरफ्तार करवा लेगा। ठीक है, तो कुछ में बेल वो जजमेंट के बाद उसी जज से मांग लेगा, कुछ में अपील के साथ मांगेगा जाके। तो वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बेल हम करेंगे। तो एक तो बेल हो गया, और दूसरा अब इसमें जो पढ़ने को रह गया है वो है अपील। वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी, किसमें फर्स्ट अपील होगी, किसमें सेकंड अपील रिकॉग्नाइज्ड होगी,
पहली अपील सेकंड अपील की कंडीशंस क्या होंगी और सुप्रीम कोर्ट की कंडीशंस क्या होंगी, ये अपील में वो करेगा। और फिर मिसलीनियस रह जाता है, उसमें जो मेन पोर्शन है मिसलीनियस का वो रह जाता है। वैसे तो करने के लिए एविडेंस भी इसी में आता है कि एविडेंस की स्टेजेस क्या होंगी और वो क्या होंगी, तो वो मिसलीनियस में हम लोग करेंगे। ठीक, इतना हो जाएगा।